प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में करीब 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास। राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा पहाड़ियों में वैष्णो देवी भवन पर स्काई वॉक और पार्वती भवन का किया उद्घाटन। स्काई वॉक से श्रद्धालुओं को भवन तक पहुंचने में होगी सुविधा। हरियाणा मंत्रिमंडल की हुई बैठक, मीडिया कर्मियों की पेंशन में बढ़ोतरी सहित कई और महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी। और नूंह जिले में मोबाइल वैन की हुई शुरुआत, फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति किसानों को करेगा जागरूक। जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खटकटा ने लघु सचिवालय परिसर से किया रवाना। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक दिन के उत्तराखंड के दौरे पर आज सुबह पिथौरागढ़ पहुंचे और सबसे पहले जागेश्वर धाम में उन्होंने दर्शन किया और उसके बाद पूजा अर्चना की। पीएम ने पिथौरागढ़ में पार्वती कुंड मंदिर में भी पूजा अर्चना की। गुंजी गांव में स्थानीय लोगों और सेना के जवानों से मुलाकात की। इस दरमियान प्रधानमंत्री ने स्थानीय कला और उत्पादों पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पिथौरागढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि उत्तराखंड विकास की नई संभावनाओं तक पहुंचेगा और उनकी सरकार इसी मकसद से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जब दुनिया गंभीर चुनौतियों का सामना करती है तो भारत मजबूती से खड़ा होता है और देश की आवाज हर दिन मजबूत होती जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन देने की घोषणा की है। ड्रोन के माध्यम से खेतों में दवा, खाद, बीज ऐसे अनेक काम किए जा सकेंगे। अब तो ऐसे ड्रोन भी बनाए जा रहे हैं कि फल सब्जियों को निकट की सब्जी मंडी तक पहुंचा सके। पहाड़ में ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी भी तेजी से करा सके। यानी महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाले ये ड्रोन उत्तराखंड को आधुनिकता की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अपने युवाओं को शिक्षा और कौशल के माध्यम से नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार कर रहा है। पीएम मोदी ने आज कौशल दीक्षांत समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि जब युवा शक्ति मजबूत होती है तो देश अधिक विकास करता है। उन्होंने कहा कि देश में कौशल विकास का दायरा निरंतर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लगभग 4 दशक के बाद आई है। उन्होंने कहा कि सरकार बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंधन संस्थानों और भारतीय औद्योगिक संस्थानों जैसे कौशल विकास संस्थानों की स्थापना कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत करोड़ों युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोजगार देने वाले पारंपरिक क्षेत्रों को भी मजबूत किया जा रहा है। आज अपने युवाओं की स्किल पर जितना इन्वेस्ट कर रहा है उतना पहले कभी नहीं किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने ग्राउंड लेवल पर युवा साथियों को बहुत शक्ति भी दी है। इस योजना के तहत अभी तक करीब 1.5 करोड़ युवाओं की ट्रेनिंग हो चुकी है। अब तो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के आसपास ही नए कौशल केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। इससे इंडस्ट्री अपनी जरूरतें स्किल डेवलपमेंट संस्थानों के साथ शेयर कर पाएंगे और उनके अनुसार ही जरूरी स्किल सेट युवाओं में डेवलप करके उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पहले की तुलना में युवाओं को कुशल बनाने के लिए ज्यादा निवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने के साथ साथ युवाओं के लिए नई संभावनाएं पैदा की जा रही हैं और भारत में रोजगार सृजन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मौके पर कहा कि दीक्षांत समारोह में करीब 10,60,000 युवाओं को प्रमाण पत्र दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले की त्रिकुटा पहाड़ियों में वैष्णो देवी भवन पर 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा वैष्णो देवी भवन के निकट वीआईपी हेलीपैड पर उतरे। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुल गर्ग ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने भवन पर बनाए गए स्काई वॉक और पार्वती भवन का उद्घाटन किया। स्काई वॉक से श्रद्धालुओं को भवन तक पहुंचने में काफी सुविधा होगी। भवन तक जाने और आने के रूट अलग अलग होने से किसी तरह की दुर्घटना की संभावना भी नहीं रहेगी। इस स्काई वॉक को बनाने का प्रस्ताव 31 दिसंबर 2021 को हुई एक दुर्घटना के बाद किया गया था। ये स्काई वॉक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। राष्ट्रपति ने पार्वती भवन का भी उद्घाटन किया। इस भवन में 1500 लॉकर हैं। श्रद्धालु लॉकर में अपना सामान रखकर निश्चित होकर दर्शन कर सकते हैं। श्रीमती मुर्मू ने वैष्णो देवी भवन जाकर पूजा अर्चना की। इससे पहले कल उन्होंने कश्मीर विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और छात्रों को डिग्री तथा पदक प्रदान किए। राष्ट्रपति ने श्रीनगर में सेना की 15वीं कोर के मुख्यालय जाकर युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में मीडिया कर्मियों के हित में एक और अहम निर्णय लिया गया। इस संबंध में हरियाणा के 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों के लिए पेंशन योजना में संशोधन से संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा भी बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को मंजूरी मिली। जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा के 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों के लिए पेंशन योजना में संशोधन से संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस निर्णय के बाद राज्य सरकार द्वारा पहले से चलाई जा रही पत्रकार पेंशन योजना के तहत मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों की पेंशन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह दी जाएगी। आयु के बाद उनको पेंशन का जो 10,000 रुपए की जो हमारा प्रावधान है, और हरियाणा निवासी अथवा हरियाणा के बारे में जो लिखते हैं उन सब के लिए 10,000 की पेंशन थी, उसको आज 15,000 रुपए कर रहे हैं। इसलिए वो पेंशन 10,000 से 15,000 की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 और 18 के तहत संपत्तियों के हस्तांतरण के दस्तावेजों के पंजीकरण के उद्देश्य से प्रत्येक उपमंडल को एक उप जिला के रूप में बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि जनता को व्यापक विकल्प प्रदान करने के लिए प्रत्येक उपमंडल अधिकारी के कार्यालय को उप रजिस्ट्रार के कार्यालय के रूप में तथा प्रत्येक जिला राजस्व अधिकारी के कार्यालय को भी प्रत्येक संबंधित उप जिला के संयुक्त उप रजिस्ट्रार के कार्यालय के रूप में स्थापित करना रजिस्ट्रियां होती थी अभी तक तहसील और उप तहसील में होती थी। हमने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से उसको एसडीएम ऑफिस में करनी शुरू भी कर दी हैं, लेकिन आज उसका विधिवत कैबिनेट से पोस्ट फैक्टो एजेंडा हमने पास कर लिया कि हर एक सब डिवीजन को एक उप जिला, क्योंकि किसी भी रजिस्ट्री की जो तहसील होती है उसको उप जिला इस नाम से दर्ज देना, सब रजिस्ट्रार जिसको कहते हैं उसको नाम देना जरूरी होता है। तो हमने सब डिवीज़न को भी एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस यानी उप जिला इसका दर्जा देने का आज पास कर दिया है, ताकि वो रेगुलराइज हो जाए। अब रजिस्ट्री कोई भी कहीं भी जा करके करा सकते हैं। टोकन लेंगे तो उस टोकन को एट रैंडम कंप्यूटर चाहे वो सब डिवीज़न ऑफिस में दे दे, यानी एसडीएम को दे दे, चाहे तहसीलदार चाहे नायब तहसीलदार, कहीं भी निकलेगा तो जाकर रजिस्ट्री करा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा नियम 2019 के तहत मृत पुलिस कर्मियों के 50 आश्रितों को क्लर्क के पद पर नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी प्रदान की। पुलिस विभाग में केवल 13 पद अनुग्रह कोटा के अंतर्गत आते हैं और सभी 13 पद हरियाणा सिविल सेवा नियम 2019 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार भरे हुए हैं। अनुकंपा के आधार पर क्लर्क के पद पर नियुक्ति के लिए कोई रिक्ति नहीं है। उन्होंने बताया कि मध्यम और कम क्षमता वाले शहरों का तेजी से विकसित करने के लिए दीनदयाल जन आवास योजना में किफायती प्लाटेंट हाउसिंग नीति 2016 के खंड 2 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में स्टेट कैरेज बसों के किराए में 5 रुपए तक के किराए को राउंड ऑफ करने की मंजूरी दी गई है।
बस किराए में अवलोकन करने पर यह पाया गया कि हरियाणा रोडवेज की सभी श्रेणियों की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट जारी करते समय कंडक्टरों को सिक्कों चेंज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति 2023 को भी मंजूरी दी गई है। ये नीति सरकारी विकासात्मक नीतियों और कार्यक्रमों को उजागर करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया समाचार चैनलों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को शामिल करने के उद्देश्य से लाई जा रही है। यूट्यूबर्स ये सब, और इनका कोई रजिस्ट्रेशन, इनका कोई एडिशन, बहुत योजनाएं पाइपलाइन भी हैं, सब हैं। लेकिन आज हमने पहली बार इनकी जो विज्ञापन नीति है सोशल मीडिया पर भी, वो भी आज हमने पॉलिसी पास कर दी है। उस पॉलिसी के अंतर्गत ऐसे जो डिजिटल मीडिया के, क्योंकि बहुत बड़ा एक मीडिया बन गया है, अभी तो उनकी कितनी लाइकिंग है, कितने उनके शेयरिंग है, कितना वो किस प्रकार के न्यूज़ के लिए ये जो और ऊट-पटांग चलता है उसको हमने बाहर रखा है सब। लेकिन न्यूज़ वैल्यू जिसकी ज़्यादा है और जिनका एक पॉजिटिव, जिसको कहना चाहिए, एक मैसेज जनता में जाता है, ऐसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं। मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा नगर शहरी निर्मित योजना सुधार नीति 2023 की घोषणा की गई है। इस नीति का उद्देश्य कम से कम 50 वर्षों से अस्तित्व में आने वाली नियोजित योजनाओं के भीतर आवासीय भूखंडों को व्यावसायिक उपयोग में बदलने की अनुमति देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके आसपास लगते क्षेत्रों में पराली जलाने के मामलों में कमी लाने, टिकाऊ ऊर्जा के लिए धान की पराली का उपयोग करने और 2027 तक फसल अवशेष जलाने को खत्म करने के लिए पराली ex-situ प्रबंधन नीति हरियाणा 2023 को मंजूरी दी गई है। पराली की एक पॉलिसी हमने बनाई है जिसमें जितने भी पराली को खरीदने वाले जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उसके लिए एक पॉलिसी बनाई गई है और उनको उसमें प्रोत्साहित करने के लिए कुछ हमने सहायता उनको दी है, कुछ उनको इम्प्लीमेंट्स। और हमने अपने यहाँ जो हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं उसमें भी ब्रिकेट्स को यूज़ किया जाए, उसकी भी एक पॉलिसी इसके अंदर आई है। तो ऐसी कुछ शर्तें लगा करके इन्हें ex-situ मैनेजमेंट जो है पैडी स्ट्रा का, ये पॉलिसी बनाई है ताकि अभी भी बहुत कम पराली को जलाया जाता है, लेकिन फिर भी एक भी केस ऐसा जलाने का ना आए। मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता के दौरान एक क्लिक से बाढ़ प्रभावितों के खाते में मुआवजा की 5,90,99,000 की राशि ट्रांसफर की। कपास की खेती में गुलाबी सुंडी के प्रकोप को देखते हुए किसानों के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल 30 नवंबर तक खुला रहेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पिछले दिनों आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का सत्यापन कार्य पूरा कर लिया गया है और मुआवजे की गणना सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर की जा रही है। गुलाबी सुंडी का प्रकोप ये बाद में ध्यान में आया है और इसका भी चल रहा है, सर्वेक्षण चल रहा है। और 1 अक्टूबर को और हमने इसकी जो क्षतिपूर्ति का पोर्टल, लोगों ने कहा कि इसको दोबारा से खोलिए क्योंकि नुकसान जो पहले भर नहीं सके, तो उसको खोल दिया है और 30 नवंबर तक ये पोर्टल खुला रहेगा। और इस बार गुलाबी सुंडी के क्योंकि कई वर्षों से नुकसान हो रहा है, तो हमारी यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक टीम बना करके इसके ऊपर शोधन भी किया है। उस शोधन में ध्यान में आया कि जो सुंडी एक बार लगती है वही बाद में अगर सावधानी न बरते किसान तो अगले वर्ष भी वही लगती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की उपस्थिति में चंडीगढ़ में उद्योग और वाणिज्य विभाग ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित 3 व्यवहार प्राप्त ई डिस्काउंटिंग सिस्टम संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया। MOA का आदान प्रदान रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, माइंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और ATREDAS लिमिटेड के साथ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा मुख्य रूप से कृषि प्रधान प्रदेश है, लेकिन घटती भूमि जोत के कारण इस क्षेत्र का दायरा सीमित है। नतीजन उद्योगों और अन्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन व बढ़ावा देने की अति आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के विकास और बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार धीरे धीरे अपने विभागों और PSU को TREDS प्लेटफॉर्म पर ला रही है, जिससे MSME आपूर्तिकर्ताओं को समय पर और पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में उद्योगों ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है, जिससे विभिन्न प्रकार के औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक की एक पहल
TREDS MSME के लिए कार्यशील पूंजी सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ये एक बिल छूट तंत्र है जिसके माध्यम से MSME अपने भुगतान की नियत तारीख से पहले वित्त पोषकों के माध्यम से चालान राशि का एक छोटा सा अंश छोड़कर यानी छूट देकर अपने चालान को मंजूरी दे सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि उद्योग जगत हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नीति 2020 के तहत हरियाणा के युवाओं के लिए 75% रोजगार उपलब्ध करवाएं। इसके अलावा उद्योग नीति के तहत राज्य GST संग्रहण में भी बढ़ोतरी हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड की 15वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 1041 करोड़ रुपए के निवेश की 4 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल, श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित थे। IMT रोहतक में JV एसोसिएट को 100 एकड़ अतिरिक्त भूमि में R&D के विस्तार की भी मंजूरी दी गई। हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नीति 2020 के तहत निर्धारित पूंजी निवेश पर निवेशक कंपनियों को 119.54 करोड़ रुपए के विशेष सब्सिडी पैकेज को भी स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें बिजली राज्य GST, स्टैंप ड्यूटी में छूट इत्यादि शामिल हैं। फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए कृषि विभाग की ओर से मोबाइल वैन की शुरुआत की गई, जिसे नूंह जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खटकटा ने लघु सचिवालय परिसर से रवाना किया। उपायुक्त धीरेन्द्र खटकटा ने इस दौरान बताया कि मेवात के किसान पराली को पशुओं के चारे के लिए उपयोग करते हैं। यहाँ धान का एरिया भी बहुत कम है और लोग फसल की हाथों से कटाई करते हैं। उन्होंने बताया कि नूंह में पराली जलाने का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है, फिर भी किसानों को जागरूक करने के लिए वैन को हरी झंडी दिखाई गई है। उपायुक्त ने कहा कि जो मोबाइल वैन शुरू की गई है उसका उद्देश्य प्रत्येक गाँव में एक एक किसान को फसल अवशेष जलाने से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करके फसल अवशेषों का कृषि यंत्रों के माध्यम से खेत में ही प्रबंधन करने के लिए प्रेरित करना है। प्रदूषण जो बढ़ रहा है उसमें कहीं हद तक पराली का तरफ से उसमें सहयोग है, उसमें कंट्रीब्यूशन है और सरकार की तरफ से निर्धारित हुआ है कि जितनी भी पराली अवशेष यहाँ पर जलाए जाते हैं उनको रोका जाए, जितने भी किसान हैं उनको समझाया जाए, साथ ही साथ लोगों में एक IC की एक्टिविटीज की जाए, लोगों में जन भागीदारी की जाए, जिसके द्वारा हम इनको पराली जलाने का काम कम से कम करें। हर्ष की बात यह है कि नूंह जिले में ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा होता है तो हमारे लिए एक अभिशाप है, तो उसको जन जागरण मैसेज देने के लिए ये कार्रवाई। हमारे नूंह जिले में वैसे भी हाथ से कटाई होती है और मैकेनाइजेशन कम है, बासमती का एरिया कंपैरेटिवली कम है, तो यहाँ पर अभी तक ये नहीं है, लेकिन क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया भी पास में है तो उसमें भी कई बार अवशेष जलाए जाते हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए एक मैसेज देने के लिए उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे फसलों के अवशेष न जलाकर उनका खेत में ही कृषि यंत्रों के माध्यम से प्रबंधन करें। जो छोटे किसान हैं वे विभिन्न कृषि यंत्रों द्वारा फसल अवशेषों का प्रबंधन करवा सकते हैं। इसके अलावा चारे के रूप में भी पराली व गेहूं को फानों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री रोजगार मेला योजना के तहत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय व राज्य सरकार के रोजगार विभाग के संयुक्त तत्वावधान में रोजगार कार्यालय भिवानी में एक रोजगार मेले का आयोजन हुआ। इस मेले में एक कंपनी द्वारा 18 से 35 आयु वर्ग के लगभग 60 युवाओं का साक्षात्कार हुआ। मेले में कंपनियों द्वारा टीम लीडर, जूनियर मैनेजर, सहायक बिजनेस प्रबंधक, बिजनेस मैनेजर, डिप्टी मैनेजर व मल्टी टास्क के पदों पर युवाओं का चयन किया गया। जिला रोजगार अधिकारी कविता ग्रेवाल ने बताया कि DC नरेश नरवाल के मार्गदर्शन में नवयुवकों व युवतियों को रोजगार देने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन करवाया जा रहा है। इन रोजगार मेलों का उद्देश्य नियोक्ता तथा अभ्यर्थी के बीच मध्यस्थता करके उन्हें रोजगार दिलवाना है। उन्होंने बताया कि मेले में कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा साक्षात्कार के आधार पर उन्हें रोजगार दिया जाता है। इस मेले में 10 से 22 हजार रुपए तक जॉब ऑफर प्रार्थियों को दिए गए हैं। इस जॉब फेयर में भाग लेने की न्यूनतम योग्यता 10वीं पास तथा 18 से 35 वर्ष रखी गई है। फायदा तो ये है कि मतलब जिसको रिक्वायरमेंट होती है जॉब की, अब जैसे कि हम तो एक बीच का माध्यम है
एम्प्लॉयर के लिए और कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे जॉब लेने वाला होता है और जॉब देने वाला होता है। हम सिर्फ वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रहे हैं। जो इंटरेस्टेड हैं और एम्प्लॉयर भी अगर तैयार हैं तो एक जो बेरोजगार युवा है उसको एक मौका तो एटलीस्ट हम प्रोवाइड करवा ही रहे युवाओं से कि एटलीस्ट एक बार आप ज्वाइन करके देखें। रोजगार मेले में भाग लेने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकारी रोजगार विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करवाने वाले युवाओं को रोजगार मेले में भाग लेने का अवसर दिया जाता है। इस अवसर पर प्रतिभागी लड़कियों ने कहा कि इस तरह के मेले लगते रहने चाहिए, ये उनके लिए रोजगार प्राप्त करने का सुनहरा मौका है। यहाँ पर जॉब फेयर लगा था तो इसलिए हमें पता चला, तब हम आए। हमें जॉब के लिए मौका मिल रहा है तो हमें बार बार आना चाहिए और जॉब फेयर लगना भी चाहिए। यहाँ पर मुझे जॉब फेयर के लिए पता चला तो इसलिए मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई थी। तो ऐसे जॉब फेयर मेरे हमेशा लगने चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके अंदर भाग लें और हमें रोजगार प्राप्त, ताकि अगर हमें इसके बारे में औरों को भी बताना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस लोग इसमें आएंगे तो जागरूक होंगे और सबको रोजगार मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। पंचकुला उपायुक्त एवं श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड के मुख्य प्रशासक सुशील सारवान ने 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले अश्विन नवरात्र मेला के सफल आयोजन के लिए आज माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड के सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की तथा माता मनसा देवी, काली माता मंदिर कालका और चंडी माता मंदिर में नवरात्र मेले के संबंध में की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। इस अवसर पर नगर निगम के महापौर कुलभूषण गोयल, श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक कुमार बंसल भी उपस्थित थे। उपायुक्त सारवान ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए सभी आवश्यक प्रबंधन समय से पूर्व करें और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका ध्यान करें। उन्होंने कहा कि दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं को माता के दर्शन के लिए अलग से प्रावधान किया जाए। सारवान ने पुलिस विभाग को मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न स्थानों पर नाकों की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग की ओर से आयोजित हरियाणा के कलाकारों का महाकुंभ रत्नावली का आयोजन 28 से 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस समारोह में 34 हरियाणवी विधाओं में 3000 से अधिक कलाकार हिस्सा लेंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने बताया कि रत्नावली समारोह हरियाणवी संस्कृति का महाकुंभ है। रत्नावली महोत्सव हरियाणा की नहीं अपितु पूरे विश्व में अपनी पहचान रखता है। प्रस्तुतिकरण विश्वविद्यालय में विभिन्न मंचों के माध्यम से किया जा रहा है और इसके लिए विश्वविद्यालय में बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। अभी हमने फाइन आर्ट्स और साहित्यिक 3 दिवसीय इसके अंदर वर्कशॉप भी करी है। उस कार्यशाला के अंदर लगभग 300 प्रतिभागियों ने अपनी सहभागिता करी है। तो उसमें भी जो पहले तो यूथ फेस्टिवल्स होंगे और यूथ फेस्टिवल्स के बाद जैसे ही हमारा रत्नावली कार्यक्रम होगा तो इसके अंदर भी ये सारे जो प्रतिभागी हैं वो अपनी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। अब शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की झिझक खत्म करने की नई युक्ति निकाली है। बच्चों को किसी भी टॉपिक को धारा प्रवाह में बोलने जाने के लिए प्रत्येक स्कूल में रामलीला का मंचन का आयोजन होगा। रामलीला के मंचन में बच्चे ही कलाकार के तौर पर शामिल होंगे। बच्चों को उनकी क्लास के हिसाब से रामलीला के मंचन का टॉपिक दिया जाएगा। इसी क्रम में भिवानी जिले के गांव सुई के राजकीय सांस्कृतिक मॉडल स्कूल में स्कूली बच्चों ने रामलीला के मंचन की रिहर्सल की और रामलीला के मंचन करने का अभ्यास भी किया। शिक्षा विभाग ने 5 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक जिले के प्रत्येक स्कूल में रामलीला के मंचन का आयोजन कराए जाने के निर्देश दिए हैं। भेजे गए निर्देशों में बताया गया है कि वे बच्चों को रामलीला के मंचन का अभ्यास करवाएं। जिला शिक्षा अधिकारी नरेश कुमार मेहता ने बताया कि बच्चों में आत्मविश्वास कायम करने तथा उनके अंदर की झिझक को खत्म करने के मकसद से शिक्षा विभाग ने प्रत्येक स्कूल में रामलीला का मंचन कराए जाने का फैसला लिया है। हमने सभी विद्यालयों में जो है रामलीला का मंचन करवा रहे हैं, जिसमें कक्षा 5 के बच्चों को जो है प्राथमिकता दी जाएगी और जो उस रामलीला के मंचन में जो हमने दृश्य फाइनल किए, 6 दृश्य हमने लिए हैं, कोई भी स्कूल 1 या 2 दृश्य को जो है उसका मंचन कर सकता है। साथ ही उसमें छोटे बच्चे जहाँ छोटे संवाद हो
उसके लिए है। जो बड़े बच्चे हैं उनको बड़े समाज के लिए रखा जाएगा। मेन जो हमारा उद्देश्य है इसमें कि बच्चे का धारा प्रवाह जो है, भाषा का ज्ञान हो, भाषा कौशलता विकसित हो और उसको जो मूलभूत हमारे जो संस्कृति है उससे उसको परिचय कराया जा सके। तो इस प्रकार से जो है ये कार्यक्रम है जो कि अब कंटिन्यू चल रहा है, जिसको समाचार माध्यम के समाचार पत्रों के माध्यम से और आपके माध्यम से हम लगातार जो है समाज को, अभिभावकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आज हरियाणा राज्य स्कूली खेलकूद योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। योग प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक दीपक मंगला ने किया। 3 दिवसीय योग प्रतियोगिता में हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों के करीब 900 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस दौरान विधायक दीपक मंगला ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश के खिलाड़ियों ने मेडल लाकर देश का नाम रोशन करने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा मेडल देश की झोली में डालने का कार्य किया है। योग है, योग के प्रति पूरे वर्ल्ड को जागरूक करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और योग को लेकर के आज हमारे इस योग में हमारे ग्रामीण अंचल की कई प्रतिभाएं निकल करके आ रही हैं जो अपने गांव का, अपने ज़िले का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम बाहर के मुल्कों में जाकर के रोशन कर रहे हैं। और हमारे पलवल ज़िले में भी ऐसे बहुत योग के बहुत ऐसे प्रतियोगी निकल करके आए हैं जो बाहर के मुल्कों में जाकर के देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार बघेल ने बताया कि इस प्रतियोगिता में हरियाणा राज्य से लगभग 900 खिलाड़ी, जिनमें 450 छात्राएं व 450 छात्र भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का उद्देश्य योग को बढ़ावा देना है और स्कूली बच्चों की प्रतिभा को निखारना है। योग प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर प्रतियोगी मेडल हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि योग हमारे ऋषि मुनियों की देन है। प्रतिदिन योग कर बीमारियों से बचा जा सकता है। कंपटीशन है वो हमारे यहाँ पर जिला पलवल में हो रहा है। इसकी प्रतियोगिता कराई जाएगी। 3 दिन ये स्कूली गेम्स चलेंगे, 12, 13 और 14 अक्टूबर को। और 14 अक्टूबर को जो विनर्स हैं वो फिर नेशनल के लिए खेलने जाएंगे। योगा का, केवल योगा का जो कंपटीशन है वो हमारे ज़िले के लिए दिया गया है। और 22 के 22 ज़िले हमारे यहाँ पर आज बच्चे उपस्थित हैं। टोटल 900 के करीब बच्चे हैं। सभी टीम्स यहाँ पर पहुँच गई हैं। पलवल डिस्ट्रिक्ट में योग चैंपियनशिप हो रही है जिसमें मैं भी पार्टिसिपेट करूँगा और उसमें मेडल जीतूँगा। और योग हमारी प्राचीन धरोहर है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें यही सिखाया है कि हमको योग करना चाहिए और योग से बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य ठीक होता है। मैं यहाँ स्टेट चैंपियनशिप के लिए आई हूँ, स्कूल गेम्स के लिए। अंडर 19 एज ग्रुप है मेरा और मैं आशा करती हूँ कि यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करके एक पोजीशन प्राप्त करूँगी। चीन में आयोजित 19वें एशियाई गेम 2023 में आयोजित 3000 मीटर स्टेपल चेंज में कांस्य पदक जीतने वाली खिलाड़ी प्रीति लांबा के कल देर शाम फरीदाबाद पहुंचने पर गांव जवा में जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर आसपास के सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर विजय यात्रा निकाली। यात्रा की शुरुआत शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माला पहनकर की गई। खिलाड़ी प्रीति लांबा ने बताया कि इस कामयाबी तक पहुंचने में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। उसने बताया कि वर्ष 2009 में उसने जूनियर वर्ग में गेम की शुरुआत करते हुए नेशनल गेम में मेडल हासिल किया था। फिर वह धीरे धीरे सीनियर गेम तक पहुंची। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री खिलाड़ियों का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों का कोटा 2500 करोड़ से बढ़ाकर 3000 करोड़ कर दिया है, जिसके चलते खिलाड़ियों को और अधिक सुविधाएं मिलेंगी। सरकार के इन प्रयासों के चलते ही अब देश के मेडल की संख्या बढ़ रही है। 3000 मीटर स्टीपल चेस में कांस्य पदक जीता है एशियन गेम्स में। मेरी तो सर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है ज़िंदगी में, क्योंकि मैंने 2009 में गेम स्टार्ट किया था। मैंने मतलब नेशनल, पहले जूनियर, फिर सीनियर, फिर जूनियर में रिकॉर्ड, इस तरह धीरे धीरे मैंने किया। लेकिन सबसे बड़ा मेरी ज़िंदगी का जो सबसे, मैं खराब वक्त भी बोल सकती हूँ और अच्छा वक्त भी बोल सकती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे 2017 में मेरा पैर टूट गया था। हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने अभी पहले 2500 करोड़ रुपए का जो मतलब खिलाड़ियों का वो था, कोटा था, अब उन्होंने 3000 करोड़ कर दिया है। तो इससे क्या है, हमारी फैसिलिटियाँ और बढ़ेंगी, हमें और सुविधाएं मिलेंगी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं।
प्रीति के पति ने बताया कि जब उनकी शादी हुई तो वे नहीं चाहते थे कि प्रीति का खेल से नाता टूटे, इसलिए उन्होंने प्रीति को कहा कि वह जब तक और जहां तक खेलना चाहे वह खेल सकती है। प्रीति के पिता जगदीश ने बेटी की कामयाबी पर उत्साहित होते हुए कहा कि इस कामयाबी में सभी का योगदान है, जिसमें प्रीति की खुद की मेहनत भी शामिल है। कल इसको लगे कि मेरे सारे सपने मारे गए शादी के बाद में, मैंने अपना गेम छोड़ के मैंने इसको आगे किया कि तुमको जहाँ तक खेलना है, जहाँ तक जाना है, गेम करो और अपने जहाँ तक खेल सकते हो वहाँ तक के लिए। मेरा भी सेम इवेंट था, 3000 मीटर स्टीपल चेस ही मैं करता था। बाप के नाम से जो औलाद जानी जाती है, तो औलाद के नाम से कहने लगे प्रीति के पापा जा रहा है, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी दुनिया बाप के लिए। बच्चों के नाम से बाप को जाना जाए, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। मेहनत तो सबकी है, हमारी क्या, गुरु की है, मास्टरों की है, माँ बाप की है, इसकी खुद की अपनी ज़्यादा है। इसको लगानी इतनी होती है हर बात में। बरसात हो जब विंचर बैठती थी, शुक्र ब्राह्मण प्रैक्टिस करती, ये कोई प्रैक्टिस नहीं करती है। सबसे ज़्यादा इस चीज़ की अपनी लगन है, बाकी परिवार का भी हाथ रहा है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।